Discuss about three topics. It is very important of synchronous machine. First of all is the open circuit characteristic OCC. Second is the short circuit characteristic SCC, and third is the calculation of impedance ZS. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसका मतलब ये है कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट ये है सिंक्रोनस मशीन का टॉपिक कि इसके बिना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बिना हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट की तरफ। कैसे होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, क्या इसका ग्राफ होता है, वो मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो पहला है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा पूरा ये जो पार्ट कहलाता है, ये पार्ट होता है रोटर और ये पार्ट होता है हमारा स्टेटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोटर के ऊपर, जैसे हमारा जो रोटर होगा, उस रोटर मतलब जनरेटर का केस लेकर चल रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, रोटर को एक प्राइम मूवर के थ्रू क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम मूवर के थ्रू हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और उस पर डीसी सप्लाई देंगे। जैसे ही हम डीसी सप्लाई दिए और प्राइम मूवर हमारा रोटेट कर रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि हमारा जो रोटर होगा एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, जो कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। जो हमारा रोटर होगा वो इस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। जैसे ही हमारा रोटर इस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, तब क्या होगा कि जो रोटर के ऊपर जो हमारा फ्लक्स बन रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा होगा, वो क्या करेगा, इस आर्मेचर के, इस स्टेटर के आर्मेचर के कंडक्टर को, यानी थ्री फेज जो कंडक्टर हमारे यहाँ पर हैं, इसके कंडक्टर को कट करेगा। जब ये कट करेगा तो हमारा जो आउटपुट टर्मिनल होगा, ये आउटपुट टर्मिनल हमारा है थ्री फेज है, जिसके आउटपुट टर्मिनल पे हम लोग वोल्ट मीटर लगाए हैं और वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे कि हमारा आउटपुट टर्मिनल कितना मिल रहा है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है, यानी कि आर्मेचर का जो वाइंडिंग का टर्मिनल है, उसे क्या करते हैं हम लोग, ओपन रखते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट नहीं रखते हैं। ओपन रखने के बाद ये होगा हमारा कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, करंट जो हमारा आई होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर टर्मिनल क्या है, ओपन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी सर्किट हो जिसका कि टर्मिनल ओपन हो, वो करंट क्या हो जाता है, वहाँ पर करंट ज़ीरो हो जाता है, और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे ओपन रखा, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के डायग्राम के हिसाब से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता है, कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका करंट वोल्टेज, क्या होता है इफेक्ट, वो है। ये तो हमने आपको बताया मतलब कि सर्किट डायग्राम के हिसाब से। अब ग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ देखें, ये हमारा फील्ड करंट है और जनरेटेड ईएमएफ है। अब ये बात जान ले कि हमारा जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में ही बनता है, ठीक है। फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू वगैरह में, और एक्सटर्नल हो गया या फिर हमारे एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किस के बीच में ग्राफ बनता है। तो किस के बीच में बनता है, फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में हमारा ग्राफ बनता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो हमारा जो आउटपुट, जो हमारा आर्मेचर टर्मिनल होगा, जहाँ पे आर्मेचर का जो टर्मिनल है, इसे क्या करना है, ओपन रखना है। ओपन रखने के बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है। जैसे जैसे हम फील्ड करंट को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम फील्ड करंट को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे हमारा जनरेटेड ईएमएफ जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ भी है, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज इज नोटेड एज द फील्ड करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो से इंक्रीज़ कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा जो ओसीसी ग्राफ है वो किसके फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में बनता है। और एक बात और हम आपको बताएं कि हमारा जो यहाँ पर फील्ड करंट है और जो जनरेटेड ईएमएफ है, जैसे जस्ट सपोज दैट हमने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ पर ज़ीरो था। जब हमने ज़ीरो फील्ड करंट दिया तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। जब हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, जैसे मान लीजिए हम इतना फील्ड करंट जब दे रहे हैं, तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो कैसे देखेंगे, इतना फील्ड करंट पे हमारा कितना जनरेटेड ईएमएफ है। यानी कि जब हम इतना फील्ड करंट दिए, यानी हम इतना जब फील्ड करंट दिए तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना मिला,
इतना मिला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जनरेटेड ईएमएफ मिला। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट। वो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर हमने दिखाया भी है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, वैसा पॉइंट होता है जहाँ से कि हमारा फील्ड करंट इंक्रीज़ कितना भी कर दें, चाहे जितना भी हम फील्ड करंट इंक्रीज़ कर दें, हमारा जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज़ नहीं होता है। और सिंक्रोनस जनरेटर में जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिखे हैं कि द फाइनल वैल्यू ऑफ ईजी शुड बी अबाउट 125% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। जो हमारा रेटेड वोल्टेज होता है सिंक्रोनस जनरेटर का, वह सप्लाई जो हमारा रेटेड वोल्टेज होता है, जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ हमारा है, वो 125% होता है जनरेटेड वोल्टेज से। तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट जो हमारा हुआ, जैसे मान लिया जाए सैचुरेशन पॉइंट था हमने यहाँ तक, तो यहाँ तक दिया तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ इतना मिला, यहाँ दिए तो हो सकता है यहाँ मिल जाए, लेकिन इतना फील्ड करंट देने के बाद हमारा फुल जनरेटेड यानी कि 125% जनरेटेड ईएमएफ मिल गया। उसके बाद यह सैचुरेशन पॉइंट जो है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद से हम जितना भी फील्ड करंट बढ़ाएंगे हमारा जनरेटेड ईएमएफ नहीं बढ़ता है, और हमारा जो ग्राफ होता है वो सैचुरेशन पॉइंट से कर्व होना शुरू हो जाता है। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद से हमारा ग्राफ कर्व होना शुरू हो जाता है और झुकना शुरू हो जाता है। यही सैचुरेशन पॉइंट के बाद से हमारा ग्राफ झुकना शुरू होता है। इसके बाद कितना भी फील्ड करंट बढ़ा दें हमारा जनरेटेड ईएमएफ नहीं बढ़ता है। ये है हमारा OCC, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब चलते हैं SCC की तरफ, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, इसके आउटपुट टर्मिनल को हम लोग ओपन रख रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा यहाँ से करंट क्या होगा, ISC, यानी कि जो करंट शॉर्ट सर्किट करंट होगा यहाँ से इसे फ्लो करने लगेगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो हम लोग एमीटर के थ्रू यहाँ पर मेजर करेंगे कि हमारा कितना करंट मिल रहा है। तो वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर के थ्रू इसके रोटर को रोटेट करेंगे, फिर डीसी सप्लाई देंगे, जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स बनेगा, इसके आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा, तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें करंट इंट्रोड्यूस होगा, जो कि हम लोग एमीटर, तीनों एमीटर के थ्रू पर फेज पर हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ बनता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट में बनता है। फील्ड करंट उसका बेस होता है और आर्मेचर करंट उसका वाई एक्सिस होता है, और फील्ड करंट हमारा उसका एक्स एक्सिस होता है। जो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, इसमें क्या होता है कि हमारा जो जनरेटेड आर्मेचर करंट होता है, जो मैक्सिमम आर्मेचर करंट होता है, वो रेटेड करंट से 125 टू 150% होता है। यहाँ पे देखिए 125 टू 150% है रेटेड करंट से। रेटेड करंट से कितना है, 125 टू 150%। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो ये है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कैसे कैसे फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ बन रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हमने फील्ड करंट को बढ़ाया वैसे वैसे क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट इंक्रीज कर रहा है। जस्ट सपोज दैट हमने 0 दिया, तभी हमारा जैसे फील्ड करंट हमारा 0 तो आर्मेचर करंट भी 0। जैसे हमने फील्ड करंट ये दिया, इतना दिया, तो हमारा आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, हमारा आर्मेचर करंट जो होगा वो हमें ये मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इतना फील्ड करंट दिया तो हमारा आर्मेचर करंट क्या होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग शो करते हैं। ये हमारा जैसे आर्मेचर, जैसे जैसे फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली उसी तरीके से हमारा आर्मेचर करंट भी इंक्रीज करता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से इनफाइनाइट तक जाता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारा जो SCC है उसका ग्राफ जीरो से जब स्टार्ट होता है तो वो स्ट्रेट होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट ना होकर के कर्व हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक सैचुरेशन पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है। सैचुरेशन पॉइंट इंट्रोड्यूस मतलब क्या हो गया कि हमारा अगर इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारा जनरेटेड जितना भी फील्ड करंट बढ़ाएंगे, जनरेटेड EMF तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा ग्राफ यहाँ से झुकना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद से हमारा ग्राफ जो झुकना शुरू होता है, क्यों होता है, क्योंकि फील्ड करंट बढ़ा तो रहे लेकिन जनरेटेड EMF बढ़ ही नहीं रहा, तो हमारा ये ग्राफ आगे जाएगा ही नहीं, जिस वजह से यहाँ पर ये
कर्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के जो ग्राफ है हमारा, उसमें क्या होता है कि हम जितना फील्ड करंट देंगे उतना ज़्यादा ही हमें आर्मेचर करंट मिलेगा। इसमें कोई भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है। इस वजह से ये जीरो ओरिजिन से मतलब कि जीरो ओरिजिन से सीधा ही स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट है नहीं, तो कोई यहाँ पर कर्व बनेगा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के पॉइंट से या फिर एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट सर्किट करंट हमारा मिलेगा वो किसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं? एमीटर के थ्रू, पर फेज। हर एक फेज के ऊपर एमीटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा कितने फील्ड करंट पे यहाँ पर एमीटर के थ्रू फील्ड करंट मेजर करेंगे। और इतने फील्ड करंट पे जस्ट सपोज दैट हम मान लें कि अगर हम 1.5 एम्पेयर फील्ड करंट दे रहे हैं तो हमारा कितना आर्मेचर पर करंट मिल रहा है। जस्ट सपोज दैट हमने आर्मेचर पे मीटर लगाया तो हमें पता चला कि 2.5 एम्पेयर मिला। तो इस एमीटर के थ्रू फील्ड करंट निकालेंगे और इस एमीटर के थ्रू हम क्या निकालेंगे? आर्मेचर का करंट निकालेंगे। तो ये था हमारा ग्राफ एससीसी का। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक था हमारा इम्पीडेंस, कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा कैलकुलेशन होता है इम्पीडेंस का, वो भी हम लोग ओसीसी और एससीसी के हेल्प से ही निकालते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों ग्राफ को, ये रहा हमारा एससीसी और ये रहा ओसीसी, ओसीसी और एससीसी को दोनों कंबाइन करके हमने एक ग्राफ बनाया है। किस लिए? ताकि हम जेड एस का जो हमारा इम्पीडेंस है, कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस कर सके, इम्पीडेंस का कैलकुलेशन निकाल सके, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमारा इम्पीडेंस, कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस का स्टेटमेंट क्या कहता है। It is the ratio of open circuit voltage to the short circuit current at the field current which give the rated EMF per phase। ये कह रहा है कि हमारा जो कैलकुलेशन जो इम्पीडेंस होता है वो रेशियो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज टू द शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पर हमने दिखाया भी है, जेड एस इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। ये हमारा फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। ठीक है, जेड एस इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या होगा हमारा? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का वोल्टेज होगा, और आई जो हमारा होगा वो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का करंट होगा। अब इस ग्राफ के थ्रू से हम देखें कि किस तरीके से हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। जस्ट सपोज दैट हमें एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया है और बोला है कि हमारा एससीसी का वोल्टेज दिया हुआ है, ओसीसी का वोल्टेज ये दिया हुआ है, और हमारा ये दिया हुआ है एससीसी का करंट भी दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है? मेज़र करना है कि इम्पीडेंस। तो हम कैसे मेज़र करेंगे? ग्राफ को देख करके। हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को देख करके हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो देखें, तो सबसे पहले हमें क्या कहता है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि जितना मैक्सिमम जनरेटेड वोल्टेज है, मैक्सिमम जनरेटेड वोल्टेज हमारा कितना होगा? जब हम इतना फील्ड करंट दिए, हमारा जो मैक्सिमम जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा? ये होगा। इस सैचुरेशन पॉइंट तक ही मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इसके बाद तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा ही नहीं। तो इस सैचुरेशन पॉइंट तक जो जितना हमारा वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज कहलाएगा हमारा कौन सा? ओपन सर्किट वोल्टेज। ये वोल्टेज कहलाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा ही नहीं, जिसके वजह से ये हमारा फुल ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। अब बात आता है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट कहने का मतलब है आर्मेचर करंट हमारा कितना मिल रहा है। जब इतना ईएमएफ जब इंट्रोड्यूस हो रहा है, कब? जब हम इतना फील्ड करंट दे रहे हैं तो हमारा इतना जनरेटेड ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है। उसी बात पे फिर जब हम इतना ही फील्ड करंट दे रहे हैं, जब हम इतना फील्ड करंट पर इतना वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना फील्ड करंट पे हमारा कितना आर्मेचर करंट होगा। इसके लिए आर्मेचर करंट कितना होगा? जैसे हमने यहाँ से ऐसे किया तो इस पॉइंट को कहाँ पे कट किया? यहाँ पर। हमारा देखिए यहाँ पर आर्मेचर करंट ये है आई ए, और ये आई एफ, ये फील्ड है। ये आई एफ का मतलब फील्ड करंट, ई जी का मतलब जनरेटेड ईएमएफ, और आई ए का मतलब हो गया आर्मेचर करंट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये कट किया है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ को, इस ग्राफ से हम एक डॉटेड लाइन लेंगे और आर्मेचर के एक्सिस पर चले जाएंगे। जो हमारा आर्मेचर के एक्सिस पर जहाँ पर पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट तो हमें पता कैसे चला? अब इस ग्राफ को देखें तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना है? ओपन सर्किट वोल्टेज का जनरेटेड ईएमएफ पूरा यानी कि इतना है, तो इसके बराबर क्या है? ए बी। तो ए बी इन वोल्ट में, क्योंकि वोल्टेज हमारा तो वोल्ट में चलेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना हमारा? ये है। ये मतलब ये पॉइंट तो मतलब ए सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ये, तो ये ए सी इन
किस में चलेगा, एम्पेयर में, क्योंकि ये हमारा कहाँ क्या है, ये करंट है, इसलिए एम्पेयर में चलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को ओसीसी के या एसीसी के ग्राफ को दे दिया जाए और हमें कह दिया जाए कि हमें इम्पीडेंस मेजर करना है, तो किस तरीके से मेजर करना है मैंने आपको बताया कि हमें ये देखना है कि इतने फील्ड करंट पे कितना जनरेटेड ईएमएफ मिल रहा है और इसी फील्ड करंट पे हमारा कितना आर्मेचर करंट मिल रहा है, उसका रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है, वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट एंड करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है इम्पीडेंस। जब इम्पीडेंस निकाल लेते हैं तो रिएक्टेंस का भी बात होता है, क्योंकि जब हमारा सिंक्रोनस है, अल्ट्रा एसी वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्टेंस भी होगा। तो रिएक्टेंस बात करते हैं, तो रिएक्टेंस हमारा होता है, रिएक्टेंस जो हमारा होता है वो होता है एक्स एस इज इक्वल टू जेड एस स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेड एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स एस स्क्वायर प्लस आर ए का स्क्वायर, ये जानते हैं। तो हम लोग क्या एक्स एस निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर जेड एस स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। अगर हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस पता है और हमने इम्पीडेंस निकाल लिया है तो हम लोग ईजिली वे में एक्सेस भी निकाल सकते हैं, यानी कि इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस मशीन का, तो ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं, और दोस्त भी कह रहे थे कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने वीडियो बनाया। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही ईजी है अगर आप चाहें तो। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, आपको शायद समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मेरा जो था, हमने बताने का मकसद मैंने बताया है, आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को आप क्लिक करते हैं तो हमारी आने वाली अगली वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, इतना ही काफ़ी है। तो मैं इससे अगली वीडियो जो होगी, मैं अगली वीडियो वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैंने जो यहाँ पर बताया है कि हमारा जो यहाँ पर ये है सप्लाई, हमने किस तरीके से हमारा जैसे सिंक्रोनस मशीन वर्क कर रहा है, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो मैं आपको सिंक्रोनस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल का वीडियो का लिंक मैं आपको इसके नीचे मैं दे दूँगा, इसके नीचे दे दूँगा। तो दोस्तों उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारा बेसिक प्रिंसिपल है सिंक्रोनस मशीन का, वो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो थैंक यू सो मच।